तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.4 के बारे में। और ये पर्टिकुलर वीडियो हमें ये सिखाएगी कि किस तरीके से बेस मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने प्रीवियस एक्टिविटी देख ली होगी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। प्रीवियस एक्टिविटी में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मेटल्स बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो दोनों ही एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एक्टिविटी एक ही टॉपिक का पार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। टॉपिक का नाम है हमारा हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। तो ये दोनों जो एक्टिविटी है आपस में इंटरलिंक्ड है। I highly recommend all those students who are watching for the video for this video for the first time that please watch the previous video before this one. Why? Because दोनों जो एक्टिविटी है वो कोरिलेटेड है। इस एक्टिविटी में काफ़ी सारे स्टेप्स हम वही फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट एक्टिविटी में फॉलो किए थे। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले इस एक्टिविटी के पहले आप एक्टिविटी 2.3 जरूर देखें ताकि ये वाली एक्टिविटी भी आपको अच्छे से समझ में आए। उस एक्टिविटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एक्टिविटी 2.3 के अंदर 3 पॉइंट्स में एक्टिविटी गिवन है। 1 बाय 1 सारी एक्टिविटी के पॉइंट्स हम रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। एक्टिविटी आप वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड के साथ भी रीड कर सकते हो, वरना आप अपने एनसीईआरटी की बुक में भी बुक को भी रेफ़र कर सकते हो। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्युएटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या कहा गया है? हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर हमें कुछ पीसेस ग्रेन्युएटेड जिंक के ले लेने हैं। हम जानते हैं कि जिंक मेटल जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है, तो उनके कुछ पीसेस हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने हैं। उसके बाद में बात करें अगर सेकंड पॉइंट की, तो इसमें कहा गया है ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब जिस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के ग्रेन्युल्स लिए थे उसी टेस्ट ट्यूब में हमने NaOH दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेस हमें लेना है उसी टेस्ट ट्यूब में, और फिर दोनों ही कंटेंट को हमें वार्म करना है, यानी कि गर्म करना है हमें। अब स्टूडेंट, इस एक्टिविटी के लिए बुक में कोई पिक्चर नहीं दे रखी थी, बुक में कोई फिगर और इमेज नहीं थी, तो मैंने कोशिश करी है कि एक फिगर मैं बनाऊं यहाँ और उससे आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। डायग्राम बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, बट इतना है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट एक्टिविटी में देखा था, वही सारे ऑपरेटर्स हमने यूज़ में लेने हैं। ये हमारे पास में यहाँ पर एक स्टैंड है, उसके अलावा हमने एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है जिसमें जिंक मेटल है और NaOH का सॉल्यूशन हमने लिया है। इस टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वो हमने एक कॉर्क की हेल्प से बंद किया है, और उस कॉर्क में हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है। ये डिलीवरी ट्यूब जाकर के खुलती है सॉप सॉल्यूशन में, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब को वार्म करने के लिए हमने नीचे एक बेंसन बर्नर लगा रखा है जिससे हम इस कंटेंट को वार्म करेंगे। अब ये सारा अरेंजमेंट करने के बाद में हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है। जैसे ही ये गर्म होगा सारा दोनों मिक्सचर, तो दोनों ही रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और एक गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, और ये गैस होगी हाइड्रोजन गैस। और ये गैस जब इस सॉप सॉल्यूशन के अंदर आएगी तो बबल्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ उठेगी, और इस गैस का हम टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पप साउंड एक्सपेरिमेंट। पप साउंड एक्सपेरिमेंट क्या है ये मैंने डिटेल में प्रीवियस एक्टिविटी में डिस्कस किया है। तो ये एक टेस्ट होता है जिससे हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का टेस्ट करते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। टू आइडेंटिफाई वेदर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट और नॉट इन द एटमॉस्फेयर वी सिंपली यूज पप साउंड एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट दिस। तो ये जो है पूरी हमारी एक्टिविटी है। अब अगर बात करें कि इस एक्टिविटी में रिएक्शन क्या हुई और क्या प्रोडक्ट हमें मिले, तो वही रिएक्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन लिख करके बताता हूँ। Zn प्लस NaOH जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में सोडियम जिंकेट बना करके देंगे। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और इसके साथ में हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद अ बेस रेस्पेक्टिव सॉल्ट विथ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। जब कभी कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। यहाँ जो हम देखते हैं सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट अपने आप में सॉल्ट ही है, ठीक है।
ये सोडियम जिंकेट सॉल्ट ही है एक तरीके का। तो ये जो है पर्टिकुलर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी इस एक्टिविटी में, और ये इसकी जनरल इक्वेशन हो गई। एसिड के केस में भी हमने यही देखा था कि व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड देयर इज ऑलवेज फॉर्म अ सॉल्ट विथ हाइड्रोजन गैस। तो ये ही जनरल इक्वेशन हमारे एसिड के साथ में थी। तो ये है आपका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, जिसमें हमने जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा करके देखा और हमने ये पाया कि हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमें और सॉल्ट मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से मुझे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्टिविटी से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बट एक और पार्ट है इंपॉर्टेंट, उससे ज़रूर आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो मैं ज़रूर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट वो पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे उस पार्ट पर। पार्ट का नाम है, इस टॉपिक का नाम है कि क्या हर एक मेटल बेस और एसिड के साथ रिएक्ट करता है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि क्या हर एक बेस और हर एक एसिड मेटल्स के साथ में रिएक्शन शो करता है। तो आंसर होगा नहीं, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमेशा इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ही। जो हम जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं, और जो जनरल इक्वेशन आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि मेटल्स जब भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये इनकी जनरल इक्वेशन कहते हैं इसको, और यही हम पढ़ते हैं। बट ये जो है पॉसिबल नहीं है कि जब कभी कोई मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी ही। ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट है कि हम देखेंगे कि बेस के साथ में मेटल रिएक्ट करता है क्या, सभी मेटल्स बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं क्या, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि क्या सभी मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं क्या। तो स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना कि जब हम बात करें मेटल की बेस के साथ रिएक्शन की, तो हम ये पाएंगे कि ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स आर केपेबल टू रिएक्ट विद बेसिस। ओनली एंड ओनली जितने भी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, उनमें से एम्फोटेरिक नेचर के जो मेटल होते हैं वही केवल बेस के साथ रिएक्शन कर पाते हैं। बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं। तो एम्फोटेरिक मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड एज वेल एज बेस के साथ में रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एन एम्फोटेरिक एलिमेंट और कंपाउंड इज अ केमिकल स्पीशीज दैट इज केपेबल ऑफ एक्टिंग एन एसिड एज वेल एज बेस। वो क्या है, ऐसे मेटल्स जो एसिड के जैसे भी बिहेवियर शो करते हैं और बेस के जैसे भी बिहेवियर शो करते हैं, और एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 रिएक्शन की हेल्प से भी आपको दे रखा है आंसर। जैसे कि ये रिएक्शन तो हमारी एक्टिविटी में हमने डिस्कस की है कि जब एक मेटल जो कि हमारे एक्टिविटी में जिंक था, तो जिंक जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसके अलावा दूसरा मेटल मैंने लेकर के समझाया है एल्यूमिनियम का। जब एल्यूमिनियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किया जाता है, ठीक सोडियम हाइड्रोक्साइड की जैसे ही। तो जब एल्यूमिनियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी रेस्पेक्टिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, अब टोटल 5 एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनको बस आपको दिमाग में रखना है, इनको आपको लर्न कर लेना है। कौन कौन से वो 5 एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। पहला आता है आपका बेरिलियम, दूसरा आता है एल्यूमिनियम, तीसरा होता है जिंक, चौथा होता है टिन, और 5वां है आपका लीड। तो बस इनको आपको लर्न करना है, इन 5 को लर्न करने से क्या होगा, ये 5 ऐसे मेटल हैं जो बेस के साथ में रिएक्शन शो करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इनके अलावा कोई भी मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है जिससे आप ये लर्न कर सकते हो कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और ये मेटल्स इन 5 में से कोई भी एक हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको बेस और मेटल की रिएक्शन सही से समझ में आ गई होगी। अब हम अगर बात करें मेटल्स की एसिड के साथ में, देखो इस स्लाइड में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों जो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं क्यों मेटल्स के साथ में रिएक्शन कर पाते हैं और क्यों ये इनके पास में ये स्पेशल टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके ये स्लाइड को रीड कर लेना। अगर अब हम बात करें मेटल्स की एसिड के साथ में, तो इस केस में भी हम ये कहेंगे कि हर एक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता।
और हर एक रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। इसके भी मल्टीपल रीजन्स हैं। पहला रीज़न निकल करके आता है जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा प्लेटिनियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो नोबल मेटल्स में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अब नोबल मेटल्स क्या होते हैं? नोबल मेटल्स का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है तो उसमें हम लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स को बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। तो ये जो इस टाइप के जो मेटल्स हैं वो बिल्कुल भी रिएक्टिविटी शो नहीं करते, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ में जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। तो ये जो मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते, न ही कोई हाइड्रोजन गैस बनेगी, न ही कोई सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर एक तो आंसर ये निकल करके आता है कि सारे मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते। फिर दूसरा रीज़न ये निकल करके आता है कि जनरली मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिड। कि जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए मेटल्स हैं, किसी भी जो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़ का अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्टिविटी 1.9 मैंने डिस्कस करवा रखी है, उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट जितनी भी प्रीवियस एक्टिविटी अभी तक मैंने बनाई है उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन। एक्टिविटी 1.9 में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक्टिविटी सीरीज़ को। तो इसमें अब ये कहा गया है कि एक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। बट अगर हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल हैं वो अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। ये आपका सेकंड रीज़न था। एक थर्ड रीज़न ये है कि ये जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 ये स्पेशल है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन गैस इस केस में भी हाइड्रोजन गैस आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी आपको हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है? रीज़न है बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन लिबरेटेड इनटू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इसका रीज़न ये है कि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है इसको हम एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसीडर करते हैं। अब फिर एक नया वर्ड आया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड कर दें और खुद रिड्यूस्ड हो जाएं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि सामने वाले सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दें और खुद जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो जो अपना नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जब रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ में तो एक बार के लिए हाइड्रोजन गैस बनेगी तो सही, बट हाइड्रोजन को नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा, और जब हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा H2O, दैट इज़ कॉल्ड वाटर, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन की जगह है H2O मिलता है। अब ऑक्सीजन तो नाइट्रिक एसिड ने H के साथ ऐड करके वाटर बना दिया और खुद जो है वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने का मतलब है उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो ऑक्सीजन बाहर निकलने से वो खुद जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाएगा। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में जैसे वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकता है, इस तरीके की नाइट्रोजन ऑक्साइड वो बना लेगा। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस की बजाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखने को मिलेगी एज ए गैस। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में बाहर निकलती हुई। तो ये बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमने ये देखा कि जितने भी मेटल्स हैं वो हर एक एसिड और हर एक बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, बट जो मेटल्स करते हैं वो हमेशा क्या बनाएंगे, वो हमेशा मेटल्स जितने भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे वो आपको बना करके देंगे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आई थिंक कि अब आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद कोई भी डाउट इस टॉपिक में नहीं रहा होगा, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। फिर भी अगर किसी बच्चे के डाउट आता है तो आप श्योरली कमेंट बॉक्स में पूछिए उस डाउट को, और मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपका डाउट रिजॉल्व कर दूँ। ठीक है, मिलता हूँ एक और नई एक्टिविटी में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।